गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर गीता शर्मा, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़। आज मैं आपको प्रभाववाद के कलाकार क्लॉद मोने के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। क्लॉद मोने प्रभाववाद के कलाकारों में सबसे अग्रणी रहे हैं और एक तरीके से अगर हम माने तो ये प्रभाववाद के संस्थापक भी रहे हैं। ऑस्कर क्लाउड मोनेट एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार और अपने दोस्तों के साथ, जिनमें रेनॉर, सिसली और वैजिले के साथ इन्होंने प्रभाववाद को शुरू किया। मोनेट परिदृश्य चित्रकला के लिए परंपरागत दृष्टिकोण को खारिज करने वाले चित्रकार थे। इसके बजाय वे पुराने स्वामी को कॉपी करने की अपने मित्रों और खुद को प्रकृति से सीखने वाले चित्रकार थे। आप देखिए, ये उनका एक छाया चित्र है। मोने हमेशा प्रकृति चित्रों को ही बनाते थे। उनकी जो शैली थी, उनकी जो टेक्निक थी, वो प्योर कलर्स को टिप 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 करके एक दूसरे के इतने पास लगाते थे कि वे एक दूसरे में मिश्रित होते हुए नज़र आते हैं। इससे प्रकाश का बहुत सुंदर प्रदर्शन चित्रों में होता है। क्लॉड मोनेट का जन्म 14 नवंबर 1840 को पेरिस में हुआ था। वे क्लाउड अडोल्फ मोनेट और लुइस जस्टिन ऑब्री के दूसरे बेटे थे। 1 अप्रैल 1851 को मोनेट ने आर्ट के ल हार्वे माध्यमिक विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। 16 साल की उम्र में एक व्यंग्य चित्रकार के रूप में वे प्रसिद्ध हुए और उनको 25 फ्रैंक प्रति चित्र के मूल्य से बहुत काम मिलने लगा था। वे अपने चित्र एक दुकान पर रखते थे। पेरिस के अंदर ऐसा होता था, पेरिस और फ्रांस में, कि स्ट्रीट होती थी जहाँ पे सभी चित्रकार अपने चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए या बेचने के लिए रखते थे। ऐसी एक खिड़की मोनेट ने भी किराए पर ले रखी थी जहाँ पर वो अपने चित्र रखते थे। वहीं पर उनको, क्योंकि एक खिड़की पे कई चित्रकार अपने चित्र रखते थे, तो वहीं पर उनको ओजीन बुधा के चित्र देखने को मिले। बुद्ध ने क्लॉद की असाधारण प्रतिभा को पहचाना। वहीं बुद्ध ने भी क्लॉद के चित्रों को देखा और उन्होंने क्लॉद की असाधारण प्रतिभा को पहचाना और उनको प्रत्यक्ष स्थान पर जाकर प्रकृति सौंदर्य का चित्रण करने के महत्व को समझाया। प्रारंभ में मोने ने बुद्ध के उपदेश को नहीं माना, परंतु धीरे धीरे वे प्रकृति सौंदर्य के प्रेमी हो गए और अंत तक प्रकृति के चित्रण में डूबे रहे। 1859 में जब वे पेरिस गए, तब तक उनकी प्रकृति चित्रण के प्रति रुचि काफ़ी बढ़ गई थी। 1862 में पेरिस वापस आकर ग्लेयर की चित्रशाला में उन्होंने प्रवेश लिया। ग्लेयर की चित्रशाला में सामने मानव आकृतियों को बिठाकर यथार्थ में चित्रण करवाया जाता था, लेकिन ये चित्रण यथार्थ में ना कर कर वे कहते थे कि इसे ग्रीक स्कल्पचर की भांति बनाइए। यह मोने ने नहीं माना। 1866 में मोने ने कामिल नाम की एक लड़की का व्यक्ति चित्र बनाया जो उस साल की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हुआ। दूसरे साल उन्होंने अपना प्रसिद्ध चित्र बगीचे में महिलाएं बनाया, जो उनके मित्र बाजी ने ही 2500 फ्रैंक देकर खरीदा। हालांकि माने की आर्थिक स्थिति इस वक्त अच्छी नहीं थी, क्योंकि 1870 में जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया था और कलाकारों को प्राय काम कम मिल रहा था। इस समय मोने हॉलैंड आ गए और पिसारो के साथ वे लंदन भी कुछ समय तक रहे। यहाँ उनको जापानी छापा चित्र देखने को मिले। छापा चित्र के अनेकों संयोजन व अपरिचित रंगांकन से उनको नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। लंदन में टर्नर के प्रकृति चित्रों से वे अत्यंत प्रभावित हुए। भिन्न रंगों में छटाओं द्वारा वातावरण में प्रकाश का प्रभाव
किस तरह बनाया जा सकता है, यह उनको द्रिलाका व माने के चित्रों से सीखने को मिला। अब तक विशुद्ध रंगांकन के साथ मौने वस्तु के निजी रंग पर भी ध्यान देकर चित्रण करने लगे थे। अब मौने ने निश्चय किया कि संपूर्ण दृश्य पर हुए प्रकाश के प्रभाव को प्रमुख लक्ष्य मानकर चित्रण कार्य करेंगे। इसके पश्चात बनाए गए चित्र ऐसे ही प्रभाव से ओतप्रोत दिखाई देते हैं, जैसे कि पार्थिव वस्तुओं को व्याप्त करने वाले भिन्न अवस्था वाले प्राप्त वातावरण के प्रतिरूप। प्रकाश किरणों के परावर्तन की जगमगाहट को अंकित करने के उद्देश्य से छाया के क्षेत्रों के चित्र में भी उन्होंने विशुद्ध रंगों का प्रयोग किया। माने ने अविश्रांत परिश्रम करके प्रभाववाद को 19वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण व क्रांतिकारी कला शैली वाला आंदोलन बना दिया। उनके चित्रों में विशुद्ध रंग संगति एवं नैसर्गिक प्रकाश एक साथ दोनों मिलकर दर्शकों को मोहित कर लेते थे। उन्होंने रंगों के स्वाभाविक सौंदर्य की रक्षा करके चित्र में नैसर्गिक प्रकाश व अवकाश के परिणाम को चित्रित किया। यह मोने की ही अपनी देन थी। मोने ने पेरिस, लंदन, वेनिस आदि अनेक शहरी दृश्यों को चित्रित किया, किंतु मैदान, नदी किनारे, उपवन के दृश्य उनको विशेष प्रिय थे। कार्य कक्ष में बैठकर चित्रण करना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वे कहते थे, मेरे पास कोई कार्य कक्ष नहीं है एवं मेरी समझ में ही नहीं आता कि बंद कमरे में चित्रकार क्यों काम करना चाहता है, क्योंकि जो कुछ है वो बाहर है, प्रकृति में है। पुरविल की पहाड़ियों के उतार चढ़ाव, जिवर्णी का बगीचा, सेन नदी का शिकारा, आतिव के ताड़ वृक्षों की छाया आदि सभी स्थान मौने के कार्य कक्ष थे। वह प्राकृतिक सौंदर्य के दीवाने थे और अपनी सौंदर्य अनुभूति को चित्र रूप देना उनका प्रमुख काम था। मौने ध्येयवादी एवं परिश्रमी चित्रकार थे। प्रारंभ में अत्यंत विपन्ना अवस्था में भी उन्होंने बड़ी मेहनत से कला निर्मिति की और बाद में कीर्ति में संपन्न होने पर भी वे ध्येयनिष्ठ व मेहनती जीवन से विचलित नहीं हुए। पैसे उनको मिलने लगे हों, लेकिन कला कर्म में उन्होंने कभी कोई कोताही नहीं बरती। वे रंगों के बड़े उपासक थे। इसका प्रमाण इससे मिलता है कि 1879 में जब उनकी प्रिय पत्नी कामिल मृत्युशैया पर आसीन थी, तो वह समीप बैठकर उसके मुख पर मृत्यु के पश्चाप को सुन रहे थे, बदलते हुए रंगों को देख रहे थे। वह समीप बैठ गए और उनकी देखभाल करने की बजाय मुखमंडल पर बदलते हुए रंगों को गौर से देख रहे थे। अचानक उन्हें भान हुआ कि उनकी पत्नी मर रही है, उनकी पत्नी की अंतिम अवस्था है। तो वह फिर उनकी देखभाल करने अचानक उन्हें भान हुआ। एक ही स्थान पर ऋतु व समय के परिवर्तन के अनुसार कई चित्र बनाते थे। एक ही स्थान, प्रकाश, वातावरण में परिवर्तन होते हुए भी उनके विषय एक ही स्थान के होते हुए भिन्न विषय बन जाता था। उनकी ऐसी चित्रमल्लिकाओं में जिवर्णी के चिनार वृक्ष, सूखी घास के ढेर व रुआ के गिरजाघर की चित्रमल्लिकाएं विशेष प्रसिद्ध है। समय परिवर्तन से उसी वस्तु समूह के दृश्य प्रभाव में कितना अंतर पड़ता है, ये चित्रमल्लिकाएं बयान करती हैं। मनोहर प्राकृतिक दृश्य से प्राप्त इंद्रिय आनंद में तन्मय होने के मोने के मनोबल व दृश्य अनुभूति का परिशीलन करके उसको कुशल पट पर अंकित करने की उनकी कुशलता को देखकर सेजान ने कहा था, मोने केवल आँख है, किंतु कैसी आँख। इसके लिए मोने ने जेफ्राय को लिखे पत्र में लिखा, मुझे जो दिखाई देता है मैं वही चित्रित करता हूँ। यदि चित्रण के सचमुच कोई मूलभूत सिद्धांत है तो उनको मैं उस समय भूल जाता हूँ।
संक्षेप में मेरी व्यक्तिगत सौंदर्य अनुभूति को साकार करने के प्रयास में मैं अपने दोषों को भी चित्र में रहने देता हूँ। 1901 के करीब मोने ने लंदन में टेम्स नदी के 37 चित्र बनाए, जिनमें कोहरे से व्याप्त वातावरण के अंतर्गत नदी किनारे पर स्थित मानव निर्मित जड़ वस्तुएं वह नैसर्गिक चंचल सूर्य प्रकाश के बीच के संघर्ष को चित्रित किया है। मोने की कुमुदनी के फूलों की चित्र मालिका को छोड़कर कोई भी संपूर्ण चित्र मालिकाएं आज उपलब्ध नहीं हैं। उनके कृतित्व के लिए फ्रेंच सरकार ने भी उनको राष्ट्रीय सम्मान के पुरस्कार से सम्मानित किया। मोने के चित्रों से प्रभाववाद के अध्ययन सबसे सरल व लाभदायक है, क्योंकि उन्होंने प्रभाववादी सिद्धांतों का जितनी एक निष्ठा से पालन किया है उतना किसी अन्य चित्रकार ने नहीं किया। आरजा तोई की लाल नावें, चिनार वृक्ष या उनके किसी अन्य चित्र आदि का हम निकट से अध्ययन करेंगे तो प्रकाश के क्षेत्र में हल्के पीले गुलाबी रंग के धब्बे और छाया के क्षेत्र में नीले हरे जामुनी व गहरी रंगों के धब्बे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। रंग कई प्रकारों को चुनकर उन्होंने अनेक प्रयोग किए। दूर से देखने पर यह भिन्न रंगों के धब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते थे और अप्रत्यक्ष रंगों के प्रत्यक्ष मिश्रण से किसी हाल में जो नहीं बनता वो उन रंगों से उत्पन्न होता है या चित्रों में दिखाई देता है। समीपवर्ती भिन्न रंगों के धब्बों को नेत्र द्वारा मिश्रित रूप से देखने की इस क्रिया को दृष्टिजन्य मिश्रण कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हल्के हल्के सभी रंगों के छोटे छोटे धब्बे यानी पैचेस लगा दिए जाते थे, उन्हें मिश्रित नहीं किया जाता था। तो दूर से देखने पर ये भिन्न रंगों के धब्बे एक दूसरे में क्या होते थे, विलीन हो जाते थे और एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हो जाता था। तो देखिए, यह एक मिश्रित प्रभाव है जो रंगों के प्रत्यक्ष मिश्रण से अधिक चमकीला, मोहक व यथार्थ होता है और संपूर्ण प्रभाव में प्रत्येक वस्तु को गौण स्थान प्राप्त होता है। मोने को नैसर्गिकतावाद एवं वस्तु निरपेक्ष कला के बीच की कड़ी भी माना जाता है। यानी वो प्रभाववाद के तो संस्थापक रहे ही हैं, प्रभाववाद तो उनके कारण विख्यात रहा ही है, लेकिन उनको नैसर्गिकतावाद और वस्तु निरपेक्ष कला के मध्य की एक कड़ी के रूप में भी देखा जाता है। धन्यवाद।